हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे आप लोग सभी? सीटेट जनवरी 2024 तैयार हो जाइए सीटेट पेपर के लिए। जो स्टूडेंट्स जूनियर का पेपर देना चाहते हैं और जूनियर के पेपर में ज़बरदस्त नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आप लोगों की एसएसटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एसएसटी के वो 60 नंबर आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना तो हमारे चैनल पर आने वाली सभी एसएसटी की वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे आज के सबसे पहले प्रश्न के साथ। किस समिति या आयोग के अनुसार एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक इस बात पर बल दिया गया है कि विकास के दृष्टिकोण पर प्रमाणित जो चिंताएं हैं उनका अधिभार नहीं डालना चाहिए। तो जो एक हमारा अधिभार डाला गया है किताबों या फिर किसी भी एक सिलेबस के ऊपर, तो वो नहीं डालना चाहिए। तो ये वाली बात किसने बोली थी? क्या वो कोठारी आयोग ने बोली? क्या वो हस्टोग आयोग ने बोली? क्या वो यशपाल समिति ने बोली? क्या वो राजेंद्र सच्चर समिति ने बोली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो कोठारी आयोग के द्वारा बोला गया था। और कोठारी आयोग कब बना था? 1964 से 1966, 1964 टू 1966 के बीच में बना और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो कोठारी आयोग किससे संबंधित है? एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। अगर कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए आपके पेपर में तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। सूक्ष्म जो चिंतन होता है हमारा, जिसे सबटल थिंकिंग अराइजेस कहते हैं, तो सूक्ष्म चिंतन उत्पन्न होता है किससे? तो क्या वो मानसिक स्थिति से है? क्या वो अज्ञानता से है? क्या वो प्रकृति की पूछताछ से है? क्या वो स्वस्थ मन से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मानसिक स्थिति पर आधारित होता है हमारा सूक्ष्म चिंतन। सूक्ष्म चिंतन एक प्रकार से वो होता है कि जब हम लोग किसी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करते हैं, अंतर देखते हैं और उसके बाद उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, क्या अच्छा है, क्या उससे बेहतर है। तो ये इसका सही आंसर होगा। मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है हमारा सूक्ष्म चिंतन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में मनसबदारियों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मनसबदारी होते क्या है। देखो, जो भी ऊंचे पद होते थे किस उस मुगल समय में या मुगल दरबार के अंदर उच्च पद हुआ करते थे, उन्हें मनसबदार कहते थे। तो मनसबदारों की या संख्या सबसे ज़्यादा जो थी वो किसके शासन काल में रही है? क्या वो अकबर के, क्या वो शाहजहां के, क्या वो औरंगजेब के, क्या वो जहांगीर के टाइम पर रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा औरंगजेब, तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज़्यादा मनसबदार थे मुगल शासकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के साथ समकालीन मुद्दों और समस्याओं को लागू करना क्यों आवश्यक होता है? देखो, इसने कहा है कि जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी के जो शिक्षण के साथ, हमारी जो टीचिंग के साथ समकालीन मुद्दे, मतलब जो रिलेटिव, जो समकालीन है उसके साथ के, है ना, उससे संबंधित, तो समकालीन मुद्दों और समस्याओं को लागू करना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि यह बच्चों को राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है यह बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह बच्चों को समाज और सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह अध्यापन को आसान बनाता है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक, देखो सारे के सारे आंसर हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेहतर आंसर हमें ढूंढना है। तो ये ऐसा क्यों है? यह ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह बच्चों को समाज के सामाजिक, मतलब जो हमारा समाज है उस समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करता है जब हम लोग समकालीन मुद्दे उठाते हैं एसएसटी के टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली?
तो देखो रिफ्ट वैली क्या होती है कि किन्हीं दो पर्वतों के बीच में जो घाटी होती है ना, या फिर जो दो ब्लॉक पर्वत होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, उनके बीच में जो दरार होती है उसे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो उस भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो होगी इनमें से क्या नर्मदा होगी, क्या गोदावरी होगी, क्या महानदी होगी, क्या ताप्ती होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी दो पर्वतों के बीच से बहती है, विंध्या पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों पर्वतों के बीच में जो वैली है ना उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और कहाँ पर गिरती है? ये गिर जाती है हमारे खंबात की खाड़ी, गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए निम्न में से कौन सा एक सबसे सही तरीका नहीं है? मतलब इसने कहा कि सही तरीका नहीं है, तो हमें एक निगेटिव पॉइंट देखना है, हमें इस कौन सा होगा। तो नंबर फर्स्ट पे कि समस्या को सुलझाना, एक नाटकीकरण करना, सीमित अवधि वाली योजना बनाना, या फिर भूमिका निभाना। देखो सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए हमें समस्या को सुलझाना भी होता है, ये तो हमें पता है भाई, एसएसटी की बात हो रही है। उसके बाद है कि नाटकीकरण करना पड़ता है, हमें कोई नाट्य प्रस्तुत करके किसी एसएसटी वाले पॉइंट को समझाया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर भूमिका निभाना, भूमिका भी निभाई जाती है कि हम लोग किसी करैक्टर की भूमिका निभा रहे हैं एसएसटी को पढ़ाते समय, ठीक है। किन्हीं हम लोग राजाओं के बारे में बता रहे हैं तो उनकी भूमिका भी निभानी पड़ रही है। तो यहाँ क्या चीज़ गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत आंसर है। तो ये वाला ऑप्शन इसका चला जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सीमित अवधि वाली योजना नहीं बनाई जा सकती एसएसटी के अंदर, क्योंकि एसएसटी एक बड़ा सब्जेक्ट है, विस्तृत एरिया है, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ओके, 1857 के विद्रोह किस ब्रिटिश जनरल के शासनकाल में हुआ था? मतलब हमारे इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, वो उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो आपका आंसर क्या लगेगा कि लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड लिटिन थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड विलिंगटन थे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे और इंडिया के फर्स्ट वायसराय थे, जो 1857 की क्रांति को जीतने के बाद भारत के पहले वायसराय बनाए थे लॉर्ड कैनिंग को। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में ना, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन जो हमारा सिटीजन या सिविल राइट मूवमेंट चला था 1954 से 1968 का नेतृत्व किया था? तो वो व्यक्ति कौन था? तो क्या वो जॉर्ज वॉशिंगटन था? क्या वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर था? क्या वो जॉन पॉल जोन्स था? क्या वो जॉन एडम्स था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसके नेतृत्व में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था? तो ये आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड वाला। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के टाइम पर क्या हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में चला था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा को स्थापित किया था? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो संविधान सभा थी हमारी, तो संविधान सभा को किसने स्थापित किया था, किसने बनवाया था, किसने बनाया था? क्या वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947 के तहत बनी थी, या फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, या वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई था उसके द्वारा बनी थी? क्या वो अस्थायी सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से बनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, या थर्ड, क्योंकि कैबिनेट मिशन इंडिया में 1946 में आया मार्च, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कराया हमारे भारत में संविधान सभा का, और संविधान सभा का इलेक्शन होने के बाद ही समितियां बनी, संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा, थर्ड। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच स्थानीय समय का अंतर कितना है? बड़ा अच्छा बेसिक सा प्रश्न।
देखो पहले तो मैं बात करूं आपसे कि जो हमारी एक मेरिडियन लाइन जो आती है जिसे मध्यांतर रेखा कहते हैं, जो हमारी जैसे ये एक पृथ्वी के बीचों बीच में जो लॉन्गिट्यूड लाइन है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री ये जो पड़ता है ना ब्रिटेन से होके आती है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से, और ग्रीनविच से ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लिया गया है, ठीक है, जीएमटी जिसे कहते हैं। और भारत का मानक समय जीएमटी के मानक समय से कितने घंटे आगे मेरे भाई, तो वो होगा हमारा 5.5 घंटे आगे। तो 5.5 घंटे का सही आंसर लगा देंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे है भारत का मानक समय इंग्लैंड के समय से। नंबर नेक्स्ट है, ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संसद प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग कर सकता है। देखो संसद के 2 सदन है हमारा, एक तो लोकसभा जिसे निचला सदन या लोअर हाउस कहते हैं, एक ऊपरी सदन हमारा जिसे राज्यसभा कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निम्न सदन को या निचले सदन को लोकसभा को भंग करने के लिए निम्न में से किसकी सलाह ली जा सकती है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना मेरे बच्चा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ज़रा कि वो निचले सदन के अध्यक्ष की ली जा सकती है, क्या मुख्य न्यायाधीश की ली जा सकती है, क्या वो प्रधान की ली जा सकती है, प्रधानमंत्री की, या फिर वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की ली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है हमारा प्रधानमंत्री। जो भी सत्ता दल का प्रधानमंत्री होगा, जैसे बीजेपी पार्टी का भी नरेंद्र मोदी हैं, और अगर लोकसभा को भंग करना होगा राष्ट्रपति के द्वारा तो वो प्रधानमंत्री की सलाह ली जाएगी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे ज़रा, तो वो है हमारा क्या है कि भारत के एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते समय व्यक्ति जो है को निम्नलिखित में से किसका सदस्य होना अनिवार्य है। देखो जब इंडिया के अंदर ना जो हम लोग मंत्री के पद देखते हैं, मंत्री की श्रेणी देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि कैबिनेट मंत्री इज़ द लार्जेस्ट या फिर एक सुप्रीम पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना। तो इंडिया के सबसे बड़े जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेट मिनिस्टर, फिर सेकंड नंबर पे स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्जर आते हैं। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनने के लिए किसका सदस्य होना अनिवार्य है ये करके प्रश्न है। तो क्या वो लोकसभा का है, क्या वो राज्यसभा का है, क्या वो संसद के किसी भी सदन का है, या फिर न तो लोकसभा का हो या फिर न ही राज्यसभा का हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ कोई अनिवार्य बात नहीं है कैबिनेट मंत्री बनाने की कि हाँ भाई वो लोकसभा का ही हो या फिर वो राज्यसभा का ही हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही कैबिनेट मंत्री में बनाए जाते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य डायनेस्टी की जो स्थापना की थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या मेगास्थनी, क्या विशाखादत्त, क्या कौटिल्य, क्या प्लिनी के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य एक प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद तिंदु जातक एक प्रसिद्ध कहानी है जो संबंधित है किससे। एक दुष्ट राजा की दुर्दशा के विषय में, एक महात्मा की दुर्दशा के विषय में, एक यात्री की दुर्दशा के विषय में, या एक कवि की दुर्दशा के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा एक दुष्ट राजा की दुर्दशा के विषय में। इसमें हुआ क्या था, एक राजा हुआ करता था, वो राजा जो था ना उसने टैक्स लगा रखा था, वो अपने लोगों को भेज रखा था, जो भी वहाँ के जो लोग हुआ करते थे उनके पास में तो टैक्स बटोरा जाता था। उसके बाद वो उन्हीं लोगों से टैक्स लेने के बाद फिर क्या करता था, डकैती, मतलब चोरों को भेज देता था डकैती करने के लिए। और जब उनकी शिकायत लेकर राजा के पास आते थे, वो वहाँ के जो जनता थी, लोग थे, तो राजा उनको कोई भी एक सहायता नहीं देता था। तो जिसकी वजह से राजा की फिर ऐसी दुर्दशा हुई थी कि उसका साम्राज्य पूरा पतन हो गया था। तो इसीलिए क्या है कि एक दुष्ट राजा की दुर्दशा का वर्णन किया गया है गद तिंदु एक जातक कथा के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण प्रक्रिया के तहत शिक्षक व्यवहार का हिस्सा नहीं है। देखो यहाँ पर बड़े अच्छा बात बोली गई है कि शिक्षक के व्यवहार का हिस्सा नहीं है कौन सी चीज।
तो देखो इंस्ट्रक्शन देता है शिक्षक, ये तो बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, ठीक है। उसके बाद क्या आउटपुट देता है, क्या प्रबंधन मैनेजमेंट करता है शिक्षक, क्या शिक्षक प्लानिंग करता है। देखो भाई इंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, वो एक मैनेजमेंट भी करता है, वो प्लानिंग भी करता है, लेकिन क्या नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा आउटपुट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, है ना। देखो अच्छे क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे। तो 16वां क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञान और विचारों के आयोजन में निम्नलिखित संस्थाओं में से क्या सहायक है। देखो ज्ञान और विचारों के आयोजन में निम्नलिखित संसाधनों में से क्या सहायक है। क्या वो एक स्मृति संकेत है, वो प्रश्न बैंक है, सूचना पूर्ण नक्शे हैं, या फिर खोजपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जब ज्ञान और विचारों का आयोजन होता है तो वहां पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही चला जाएगा, सूचना पूर्ण नक्शे। सूचना पूर्ण नक्शे जो होती है हमारी, मतलब पूरा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जरा, तो वो है कि निम्नलिखित में से क्या चर्चा का प्रासंगिक बिंदु है जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक विभेद से संबंधित है। देखो मैंने आपको बता दिया था, ये जो मैं पैडागोजी के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन सेम आपको पेपर में मिलेंगे, ऐसे रिलेटेड मिलेंगे। उस सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे जिस सब्जेक्ट से संबंधित मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ज़रा इसके ऑप्शन क्या है। तो लड़कों को अधिक ज्ञान और कौशल पाने की ज़रूरत है जो उन्हें पेशेवर तौर पर मजबूत बनाते हैं। तो क्या ये एक समानता वाली बात की जा रही है? नहीं की जा रही है, ठीक है। नंबर सेकंड है कि विभिन्न व्यवसाय पुरुषों और महिलाओं की क्षमता के लिए उपयुक्त होते हैं। महिलाओं और पुरुषों की क्षमता के आधार पर नहीं होता कोई काम, है ऐसा थोड़ा ना होगा। नंबर नेक्स्ट है हमारा थर्ड ऑप्शन कि लड़कियों को खेलों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। भाई ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, लड़की बहुत कुछ कर रही है, खेल भी खेल रही है, कुश्ती भी कर रही है, बॉक्सिंग भी लड़ रही है, क्रिकेट भी खेल रही है, फुटबॉल भी खेल रही है, इत्यादि सब काम कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कि अन्य कामों की तरह घरेलू काम के लिए भी कौशल की आवश्यकता होती है। भाई कौशल होता है स्किल मतलब सीख, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि घर का काम भी बिना स्किल के नहीं होता है। कोई पहली बार खाना बनाने चल जाए क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा, है। आदमी क्यों नहीं बना पाते सही खाना, फीमेली क्यों बनाती, क्योंकि उन्होंने वो स्किल ली है। तो इसीलिए जो अन्य काम होते हैं उनकी तरह ही घरेलू काम को भी कौशल की आवश्यकता होती है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जरा, सामाजिक विज्ञान सीखने का निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय सूचक नहीं है। वांछनीय होता है एक्स्ट्रा, कुछ भी अचानक चीज या कुछ फालतू की चीज़ें आ जाना, है ना, सूचक नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ कोई सही बात हमें देखनी है इस ऑप्शनों के अंदर, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान सीखने का निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय सूचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कि सिद्धांतों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी की चर्चा करना, जानकारी की परस्पर तुलना करना, स्थितियों की बाह्य गमन करना या सहानुभूति दिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो सिद्धांतों से संबंधित तथ्यात्मक जो हमारे फैक्चुअल जो हमारी एक नॉलेज होती है, जानकारी होती है, उसकी चर्चा करना। फर्स्ट इज द राइट आंसर है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसका सही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जरा, बच्चों के लिए सामाजिकरण की सबसे पहली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे सामाजिकता सिखाती है। वो चरण कौन सा है, ये करके प्रश्न पूछा हुआ है। तो क्या वो ऑप्शन नंबर 1 है परिवार मित्र, क्या वो ऑप्शन नंबर 2 है परिवार और शिक्षक, क्या ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक और सहपाठी, क्या ऑप्शन नंबर मित्र है और सहपाठी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। देखो सुनो, परिवार और मित्र जो है इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, क्योंकि परिवार तो पहला ही एक उसकी स्टेज होती है जो उसे सामाजिकता सिखाती है, और उसके बाद उसके फ्रेंड हैं जो खेल रहे हैं, चाहे वो घर में उसके भाई बहन हो, चाहे उसके मम्मी पापा हो इत्यादि, वो सब उसके फ्रेंड हैं। स्कूल में बच्चा बाद में जा रहा है ना, तो सामाजिकरण जो सिखाता है वो हमारा परिवार और मित्र से सीखता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, लूनी नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती
की खोज हुई थी। देखो खोज का मतलब ये है कि कौन सी बस्ती इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी जिसका पता लगाया गया था कि वो लूनी नदी के तट पर थी। तो वो इसमें से कौन सा सही जाएगा? क्या लोथल है, धोलावीरा है, क्या वो कालीबंगा है, या वो बनवाली है? देखो यहाँ पर लोथल और धोलावीरा जो है ये दोनों के दोनों तो गुजरात में है। तो लोथल तो अलग था नीचे की ओर, है ना, एक जिसे एक वहाँ पर सी पोर्ट भी कहा जाता था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल को। लेकिन धोलावीरा जो है ना वो कच्छ में है। कच्छ मतलब जानते हैं आप लोग? तो धोलावीरा कहाँ पर है भाई? कच्छ में है। और कच्छ में ही लूनी नदी विलुप्त हो जाती है, ये समा जाती है कच्छ के रण में। सुना होगा कभी आपने, है ना। तो लूनी नदी के तट पर था कौन? धोलावीरा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ तथ्यों के श्रुत लेख से सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रतिनिधित्व करता है। देखो सिर्फ तथ्यों मतलब फैक्ट के श्रुत लेख से सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो हमारी असिस्टेड टीचिंग है प्रतिनिधित्व करता है। क्या वो रटने की, या क्या वो भावात्मक अधिगम की, या संज्ञानात्मक अधिगम, या गतिविधि आधारित अधिगम? तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। इसने पूछा हुआ क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि गतिविधि आधारित अधिगम। देखो इसके अंदर सारी चीज़ आ गई। गतिविधि हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं कि सामाजिक तौर पर जब हम लोग एक एसएसटी पढ़ते हैं तो तथ्य से संबंधित जो हमारी बातें हैं वो सारी की एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखो भूगोल शिक्षण की बात की जा रही है कि ज्योग्राफी का शिक्षण जो है उससे संबंधित नहीं है। कौन सा पॉइंट? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से संबंधित ज्ञान का अधिग्रहण करना। देखो देखो सुनो सुनो सुनो, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही लगा दो आप लोग भाई। क्यों? क्योंकि ये एक हमारा भूगोल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये तो अर्थव्यवस्था से संबंधित पॉइंट है हमारा। अर्थव्यवस्था से संबंधित है क्योंकि भारत में अर्थव्यवस्था एवं प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव, कितने इकोनॉमिक्स हमारी डाउन हुई है किसी भी ट्रेजिडी की वजह से, किसी भी आपदा की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग सेकेंड नंबर देख लेंगे, संरक्षण और पर्यावरण संबंधित चिंताओं के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी सही है। लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास भूगोल का शिक्षण का उद्देश्य होता है। और मानचित्र व्याख्या कौशलों का विकास, या प्राचीन काल में जो लोग पृथ्वी पर रहते थे उनको कहा जाता है, इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो है हमारे भूगोल के अंतर्गत आती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी? चांदी थी, क्या लोहा था, क्या कांस्य था, क्या वो तांबा था? इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, तांबा। क्योंकि आपने कभी सुना होगा पहले पत्थरों के औजार बनते थे जिसे पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। उसी पाषाणकालीन संस्कृति में ना फिर तांबे की खोज हुई और तांबे के औजार बनाने शुरू हो गए, तो उसे कहा गया ताम्र पाषाण युग। सुना होगा आपने कभी, चाल्कोलिथिक एज। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी दो गैसें अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा मतलब एसिडिक रेन। एसिडिक रेन जो होती है वो किन की वजह से होती है करके प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड है सल्फर या मीथेन के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा मीथेन या ओजोन के कारण। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड SO2 और NO2, इन दोनों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। क्योंकि जब ये दोनों की दोनों गैसें पानी में मिल जाती है तो पानी के साथ रिएक्शन करके ये एसिडिक रेन बनाती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में चित्रों का उपयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्यों चित्र को लाया जा रहा है SST की किताबों में? क्यों इमेज दिखाई जा रही है? क्यों विजुअलाइजेशन किया जाता है किताबों के अंदर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग देखें, अपरिचित स्थिति को कल्पना करना। फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड है हमारा पाठ्य पुस्तकों को आकर्षित करना, आकर्षण बनाना उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने को मज़ेदार बनाना, एक जिससे मज़ेदार चैप्टर बन जाए अच्छा खासा।
इंटरेस्ट आए। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि पाठ को आसान बनाना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्योंकि पाठ को आसान बनाने के लिए उसे विजुअलाइजेशन किया जाता है, जिससे बच्चों को बहुत आसानी से सीख सके या बच्चों को आसानी से सिखा सके। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए जरा। पृथ्वी पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन ये कह रहा है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर अधिक व्यास होता है। जो हमारी इक्वेटर होता है, इक्वेटर का व्यास जो होता है वो पोल से क्या हो जाता है, पोल से अधिक होता है। इसने क्या कहा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर अधिक व्यास होता है। ध्रुवों पर व्यास अधिक बता रहा है, ये तो गलत हो जाएगा भैया ना। उसके बाद है हमारा इसका भूमध्य रेखा पर ध्रुवों से अधिक व्यास होता है। जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर लाइन होती है, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका व्यास तो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से तो चौड़ी है, और ध्रुवों पर ये कम है, तो इसीलिए चपटी कही जाती है। और गोलाकार इसे नहीं कहा जाएगा, इसे अंडाकार क्या करती कह सकते हैं, जियो टाइप इसको कहा जाता है। तो सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा, फिर 4th भी गलत हो जाएगा और पहला भी गलत है। तो सेकंड इसका सही आंसर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों से अधिक व्यास होता है, डायमीटर ज्यादा होता है इक्वेटर का। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने आगरा के किले का निर्माण करवाया था? देखो यहाँ पर वो कौन सा शासक था जिसने आगरा के किले का निर्माण करवाया? देखो आगरा में ताजमहल है, आगरा के अलावा दिल्ली के अंदर एक लाल किला है, तो ये दोनों के दोनों किसने बनवाए? शाहजहां ने बनवाए थे, तो सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर क्या वो शाहजहां है, क्या वो बाबर है, क्या वो अकबर है, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा अकबर इज द राइट आंसर। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेहरौली का लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? देखो मेहरौली में लौह स्तंभ है, आपने देखा होगा, एक दिल्ली के अंदर ही है, मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं इसे। तो एक ऊंचा लंबा है हमारा, है ना, और उस पे ना क्या किया है, वो पूरा का पूरा लोहे का पूरा भरा हुआ है। अब देखो उस समय कोई वेल्ड नहीं था, कुछ नहीं था, और किस तरीके से उससे इतने भारी स्तंभ को कैसे कहाँ से लेकर आए और उसको लगाया गया, नीचे जमीन से लेकर ऊपर तक है। तो मेहरौली का लोह स्तंभ, उसके ऊपर ना एक कुछ लिपि भी है, लिपि में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या है कि कई सारे प्रमाण मिलते हैं हमें। तो वो किस वंश से संबंधित था? क्या मौर्य से, कुषाण से, सातवाहन से, गुप्ता से? तो ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर गुप्ता डायनेस्टी के से रिलेटेड है हमारा मेहरौली स्तंभ। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा राजवंश तुगलक वंश के बाद आया था? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो था, तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? देखो पहले नंबर पर तो गुलाम वंश था, देखो आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश के बाद कौन सा था? खिलजी वंश था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था। तो यहाँ पर सही आंसर सैयद चला जाएगा। और सैयद वंश के बाद आया था लोधी वंश, और लोधी इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर ये भी हमने ध्यान रखना है। तो इसके नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे, वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद जो है, जो बीच में गुंबद बनाया हुआ है, निम्न में से किसकी प्रतिकृति था? मतलब किसको देखकर बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या वो जमा मस्जिद की गुंबद को, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के, खजुराहो के मंदिर को देखकर, या सांची के स्तूप को देखकर? देखो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, सभी को पता होगा। यहाँ पर क्या था कि महात्मा बुद्ध जी की अस्थियां रखी गई थी अशोक के द्वारा, और उसके बाद फिर वहाँ पर एक स्तूप बनाया गया था जो इंडिया का सबसे बड़ा स्तूप है। और उसी की जो गुंबद है ना, उस गुंबद का ही डिज़ाइन लिया गया है हमारे वायसराय भवन पर, जिसे आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं हम लोग। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा या कौन बिना सदस्य बने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ना तो वो सदस्य है संसद का, ना तो वो लोकसभा का है, ना वो राज्यसभा का है, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो भी वहाँ पर एक कार्य चलते हैं या फिर जो भी वहाँ मीटिंग्स
की जाती है तो उसमें वो भाग ले सकता है। तो कौन व्यक्ति है? क्या वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है? क्या वो भारत का मुख्य न्यायाधीश है? क्या वो राज्य का मुख्यमंत्री है? क्या वो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन भी आपसे है, अगर आप हमें से सुन रहे होंगे और इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, तो आपसे एक प्रश्न मैं करता हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है या इसको अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखें। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो हमारी उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बीच के जो शिक्षक है एसएसटी के, उनके शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि दुनिया के अन्य भागों का समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि अपने क्षेत्र, राज्य और वैश्विक संदर्भ में अध्ययन करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। फिर नंबर नेक्स्ट है स्थानीय साधारणों को खत्म करके राष्ट्रीय हितों के वर्चस्व को बढ़ावा देना। फिर हमारा है कि प्राणी के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी संबंधी समझ को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर इज द फर्स्ट है, क्योंकि दुनिया के अन्य भागों का समसामयिक घटनाओं, समसामयिक मतलब जो करंट अफेयर की घटनाएं हैं के संबंध में भारत के अतीत का अध्ययन करना, भारत के अतीत जो है कैसा था उसका अध्ययन करना। तो ये इसका सही आंसर चला जाएगा। सामाजिक विज्ञान के एसएसटी शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा हुआ है, तो ये इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा छात्र व्यवहार का हिस्सा नहीं है? कि कौन सा व्यवहार का हिस्सा है, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा निर्देश देना, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक हमारा शिक्षक से संबंधित है, प्रबंधन भी शिक्षक से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा का वातावरण भी हमारा शिक्षक से संबंधित है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। शैक्षिक अधिगम समय जो है वो एक व्यवहार का हिस्सा है छात्र के। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन को भेजा था, जिसका विरोध किया गया था बहुत ही ज़्यादा। और ये विरोध क्यों किया गया था ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तो यही बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा और पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में जब इंडिया में आया उसे वाइट मैन कमीशन नाम दिया गया, बिकॉज उसके अंदर सारे के सारे जो 7 बंदे थे, 7 व्यक्ति थे, वो सारे के सारे अंग्रेज थे। उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, और ये बिना भारत के बनाया जाने वाला कोई कानून था जो बनाया जा रहा था भारतीय प्रतिनिधि के बिना, मतलब, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो वो है क्या कि 1906 में ना 1906 में हुए संग्राम संगमा के विरोध का कारण क्या था? देखो संगमा कहाँ पर रहते हैं भाई? असम के अंदर रहते हैं। बस कभी भी आप लोग सुनोगे कि संगमा जो विद्रोह हुआ था 1906 के अंदर, तो वो वाला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो असम में हुआ था यार। असम से रिलेटेड कोई घटना को हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें ऑप्शन जो हम लोग देखेंगे ज़रा कि अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदभाव की शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों को उठ खड़ा होना था। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें, देखो भाई इसमें गुजरात, बस आप असम ढूंढ लो। असम आ गया हमारा, फोर्थ है हमारा। असम में आदिवासी समूह के द्वारा किया गया औपनिवेशिकों का विरोध। औपनिवेशिक का मतलब होता है जो भारत में यूरोपियन कंपनी आई थी, जो भारत में निवेश या व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, तो उन्हें औपनिवेशकवाद कहते हैं हम लोग। और औपनिवेशकवाद जब जिस समय असम के अंदर अपने पैर पसार रहे थे 1906 में क्या हुआ था, वहाँ पर फिर एक संग्राम हुआ था जिसे संगमा संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये असम के अंदर था। नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने
अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा या लिपि का प्रयोग किया था? चोल ने किया, क्या वो चेर ने किया था, क्या वो पांड्या ने किया, क्या वो राष्ट्रकूट ने किया था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो चेर थे ना, चोल चेरा पांडे, है ना, चोल चेरा पांडे, तो चेरा जो इसमें हुआ करते थे चेर, तो इन्होंने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी ओर प्रस्थान कर दिया था और अटलांटिक महासागर को पार करके वहीं पर चले गए थे? ठीक है, वो कौन सा ऐसा नाविक है? 1492 में भारत की खोज के लिए निकला था भाई स्पेन से, और कहाँ चला गया? चला गया वो वेस्ट इंडीज़ में, है ना, और वेस्ट इंडीज़ में जाकर उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। और अमेरिका की खोज इनमें से किसने करी थी? क्या वास्को डी गामा ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, फायान ने, अल्बुकर्क ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये सेकंड है ना भाई, तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे जिन्होंने अमेरिका की खोज करी थी और वहाँ के लोगों को इन्होंने बोला था रेड इंडियन, और आज भी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है? देखो, ऋतु सीजनल जो माइग्रेशन होता है हमारा, या तो ऐसा होता है कि जिस समय हम लोग पशुपालन पालते हैं और पशुपालन के लिए अभी चारा उपलब्ध नहीं है, इस टाइम पे सर्दियाँ पड़ रही है, पूरा बर्फबारी हो रही है, तो हम लोग ऊपर वाली जगह से नीचे की ओर आएंगे अपने पशुपालन को लेकर, मतलब जो भी हमारा पशु है या फिर जो भी भेड़ बकरी है, तो उन्हीं के साथ साथ हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं, है ना। तो उसके बाद जैसे मौसम ऊपर बिल्कुल गर्म हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है नॉर्मल, तो हम लोग अपने गाय भैंस वगैरह को, भेड़ बकरी को लेकर ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक क्या होता है कि सीजनल माइग्रेशन होता है ना। तो एक प्रवास होती है एक तरीके से, ऋतु प्रवास जिसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता बनाए रखना या फिर गतिशीलता करना, ऐसे करके। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चिनुक स्थानीय पवन चलती है? एक प्रकार की चिनुक स्थानीय पवन है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। चिनुक जो होती है ना, एक गर्म शुष्क हवा होती है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में लू चलती है ना, इस तरीके से एक चिनुक होती है, अमेरिका में चलती है। और अमेरिका में ना कौन सा एक घास का मैदान है मेरे भाई? तो वो हो गया, क्या विल्ड है, क्या पंपास है, प्रेरी है, सवाना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रेरी घास का मैदान जो है वो अमेरिका के अंदर है और अमेरिका में ही चिनुक गर्म और शुष्क हवा चलती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी है? ये करके प्रश्न है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है गुलामगिरी। क्या वो E.V. रामास्वामी पेरियार की है जी? क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? क्या वो ज्योतिबा फूले बाई की है, या फिर ज्योतिबा फूले की है, या फिर वो श्री नारायण गुरु की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी, है ना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, कि सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 में आया था, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, ए और बी पर विचार करना है। अभी हमें देखना है कि भाई ऑप्शन नंबर नहीं, इसमें ए क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार RTI 2005 जो है के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है। जब सूचना का अधिकार इंडिया में आया तो हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाकर सूचना ग्रहण करते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं कि ये इसमें कितना पैसा लगा है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए डिपार्टमेंटल, तो वो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अधिकार बन चुका था 2005 के अंदर। तो यहाँ अगर हम लोग देखें ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद है नंबर सेकंड, बी ऑप्शन हमारा, कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को
किसी न्यायालय में पहले याचिका दायर करनी होगी, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई याचिका दायर नहीं करनी होती, 10-15 रुपये का फॉर्म आता है ऑनलाइन, वो हमने लेके उसको भर के उसको में क्या क्या हमें शिकायत है, उनको शिकायत या किसी डिपार्टमेंट के अंदर की जो शिकायत है वो हम लोग को भर के उसमें सबमिट कर देनी है। तो ऐसे करके ये होता है RTI एक्ट 2005 के माध्यम से। तो भाई इसके दोनों के दोनों आंसर जो हैं वो गलत हो जाएंगे, ए और बी दोनों गलत है, जो सेकेंड इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन निम्नलिखित, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए, यहाँ राष्ट्रीय के राज्य जो हमारे स्टेट है ना, उन स्टेट का वर्णन करने के लिए एक हमारा किसी नेता ने मुहावरा बोला या मुहावरा लिखा था, वो था विविधता में एकता। क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें से हमें जाति आधारित, बोलचाल आधारित, पारिवारिक आधारित या फिर एक त्योहारों पर आधारित एक डाइवर्सिटी, विविधता देखने को मिलती है। तो इंडिया में ना विविधता में एकता है। एकता मतलब पूरा देश एक है भाई। तो मुहावरों में इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था ये मुहावरा? तो क्या वो महात्मा गांधी ने दिया, क्या वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया, क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया, क्या वो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, और फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुहावरा दिया था कि विविधता में एकता है ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे करके पॉइंट आज पूछा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई कि जनपद पंचायत के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित दो कथन दिए गए, ए और बी, है ना। तो पहला देखें हम लोग कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। देखो जिला स्तर पर विकास योजनाएं जनपद पंचायत क्यों करेगी भाई? है, जनपद पंचायत नहीं करती है, यहाँ पर विकास योजनाएं आती है सरकार की तरफ से। और हमारे विकास भवन जो होता है, जहाँ पर एक CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बैठा रहता है, उसके माध्यम से योजनाएं एक हमारी क्रियान्वित होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया कि जनपद जो है, जनपद पंचायत ग्राम, देखो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरित नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। कि जो जनपद पंचायत होती है, वो ग्राम पंचायत जो हमारी होती है गांव के अंदर, उनको धन वितरित करने के लिए वो जिला परिषद की सहायता करती है। तो इसका बी ऑप्शन सही चला जाएगा, ए गलत होगा और बी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? भाई एक SST के शिक्षण या टीचिंग के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? तो यहाँ पर ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे ज़रा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम लोग स्टोरीज़ को लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके, जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सके। ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कक्षा को मनोरंजन और संजीव बना सके। फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा के अवधारणाओं को संजीव और वास्तविकता के साथ जोड़ सके। देखो स्टोरीज इसलिए लाई जाती है किसी भी SST के चैप्टर के अंदर, खासकर हमारा हिस्ट्री है हो गया, पॉलिटी हो गया है। तो अवधारणा मतलब होता है कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है भाई। पहले तो मैं बता दूं आपको, तो इसे मैं समझा दूं जरा कि अवधारणा को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ा जाए, कि जो हमारे कंसेप्ट थे ना उसे रियल लाइफ से जोड़ा जा सके स्टोरीज के माध्यम से, वृत्तांत के माध्यम से। इसीलिए ये जरूरी पड़ जाता है SST के अंदर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें जरा क्यों पूछेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसा अंतर को पूरा करता है, कैसे अंतरों को पूरा करता है। फिर ऑप्शन नंबर है हमारा कि यह तिथि, घटना और याद रखने का रोचक तरीका हो सकता है। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। उसके बाद यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योजनाओं को मूल्यांकित करता है। देखो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा।
तीसरा इसका इसलिए सही आंसर होगा क्योंकि यह वर्तमान का अतीत, वर्तमान जो है और इसका अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित कर रहा है, उसे इंकरेज कर रहा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसीलिए हम लोग ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीव के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसके संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा एक छठी क्लास से लेकर जूनियर क्लास तक, मतलब एक 8वीं क्लास तक में सामाजिक और राजनीतिक जीव के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। क्या वो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, क्या वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से है, क्या वो दर्शन शास्त्र से फिलॉसफी से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि एसएसटी के अंदर ना सामाजिक विज्ञान के अंदर 3 विषय या 4 विषय आते हैं, तो सभी को पता है 4 विषय आते हैं। कौन कौन से, एक तो हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटी, एक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र तो इसकी थीम हो जाएगी भाई, है ना। तो इसका सही आंसर है नंबर नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, कि लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। तो वही लोकसभा का जो सत्ताधारी एक मुखिया होता है वो तो हमारा प्रधानमंत्री होता ही है ना। तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, है ना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। अनुपयुक्त पूछ रहा, वो अनुपयुक्त पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे जरा। विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है क्या। ऑप्शन नंबर 1 है कि यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो ये गलत हो जाएगा भाई, इसमें अनुपयुक्त हो जाएगा। केवल की बात आ रही ना यहाँ पर, तो केवल तो नहीं आएगा ना एसएसटी में। केवल क्या कर रहा है, सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जरा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंदर विज्ञान शब्द क्यों लगाया जा रहा है या वैज्ञानिक शब्द क्यों लगाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ज़रा कि यह पाठ्य को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के करने में सहायता करता है। उसके बाद है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसकी विषय वस्तु वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करती है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है वो क्रमबद्ध मतलब निरंतर, रेगुलर, है ना, तरीके से प्रमाणित, जो प्रमाणित चीज़ें हैं और जहाँ प्रमाण दिखाए जाते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि है, ठीक है। तो प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो ये 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें ज़रा, तो वो है हमारा भारतीय या नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ जो है 2005 में बदलाव का क्या सुझाव है। देखो, नागरिक शास्त्र मतलब जो सिविक्स है, सिविक्स की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में क्या बदलाव का सुझाव दिया गया था। तो सिविक्स को इतिहास भूगोल रखा गया, या सामाजिक या राजनीतिक विज्ञान रखा गया, क्या अर्थशास्त्र रखा गया। तो आज आपने कभी सुना भी होगा ना कि सिविक्स को क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं वो सिविक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक और राजनीतिक जीवन मतलब एक पॉलिटिक्स हमारा जो है वो सिविक्स बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, सियरा नेवेदा
सीरा नेवेदा एक बहुत अच्छा खासा पर्वत है और ये सबसे बड़ी रिफ्ट वैली जो है ना हमारे पूरे वर्ल्ड की, वो सीरा नेवेदा एक पर्वतों के बीच की है। और सीरा नेवेदा एक ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है जो कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है और उसी के बीच में आने वाली जो एक वैली है वही वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहलाती है। तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? अलास्का नहीं, कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। ध्यान रखेंगे, कैलिफोर्निया में स्थित है हमारा क्या? सीरा नेवेदा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक मतलब एक सिविल जो है हमारा, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान देना। जी ये बिल्कुल सही चला जाएगा आंसर, हमें पढ़ने की और जरूरत है ही नहीं। खैर कि राष्ट्रपति के प्रति सम्मान कोई कर रहा है, नहीं करे ना करे, सरकार के प्रति सम्मान कर रहा है, नहीं करे कोई बात नहीं, उपरोक्त सभी ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि संविधान का सम्मान हम लोग करें जो हमें पूरे अधिकार दे रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें क्योंकि वो भारत का प्रतीक है हमारा। राष्ट्रीय गान को हम लोग क्या करें? उसका सम्मान करें क्योंकि वो एक हमारा नेशनल एंथम है। तो ये इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवार्षिक विधायिका वाले राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में कौन होता है या कौन जाना जाता है? देखो द्विवार्षिक का मतलब यहाँ पर एक और शब्द भी यूज किया जा सकता है कि जिसके अंदर दो सदन होते हैं, द्विसदन जिसे कहते हैं, बाई कैमरल जिसे कहते हैं। तो जिनके अंदर दो सदन होते हैं तो उनमें वो पहले वाला सदन जो ऊपरी सदन है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या विधान परिषद कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, या विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, क्या राज्यों की परिषद कहा जाता है, या प्रतिनिधि परिषद कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा केंद्र में होती है और राज्यसभा बड़ा सदन होता है। इसी तरीके से राज्य के अंदर अगर दो सदन है तो वहाँ पर एक विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, भारतीय संसद के लिए कोरम क्या है? कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। जिस समय कोई भी सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर आज मीटिंग होनी है, कोई भी हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा है और उसमें आज की कोई मीटिंग होनी है, तो आज की तारीख में कितने सदस्य होने ज़रूरी है, चाहे बरसात हो रही है चाहे कुछ भी आ रहा है। तो अगर 1/10 सदस्य से कम हैं या या हम लोग कह सकते हैं कि 10% सदस्यों से कम हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उस समय कोई भी संसद का सत्र नहीं चलेगा, ना ही तो वो लोकसभा का, ना ही वो हमारा राज्यसभा का। तो इसलिए मिनिमम सदस्य होने ज़रूरी हैं। वो कितने होने ज़रूरी है? तो वो हमारा 40 सदस्य, 60 सदस्य, या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, या कुल सदस्यों का 1/12वां हिस्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना आवश्यक है किसी भी हमारे किसके अंदर भाई, किसके? ये सदन के अंदर, सदन के चलने के लिए, है ना, जो कार्रवाई चलती है सदन की। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, किसके तहत संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? देखो बेसिक सा प्रश्न है। राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्ति मिली हुई है न्यायपालिका से परामर्श लेने की, या सुप्रीम कोर्ट के जजों से या जजों से, अन्य जजों से परामर्श लेने की जो हमारी शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? क्या वो 53 में है, क्या वो आर्टिकल 146 में, क्या आर्टिकल नंबर 143 में है, क्या आर्टिकल नंबर 144 में है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर है हमारा डी, 143वां आंसर इसका सही जाएगा। ठीक है, तो क्यों जाएगा 143वां सही इसका? क्योंकि 143 आर्टिकल्स में राष्ट्रपति को कानूनी सलाह लेने की शक्ति है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन भी कह सकते हैं, कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है? क्या हल्दिया में, क्या देहरादून में है, क्या अंकलेश्वर में है, क्या मुंबई के अंदर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो इसका सही आंसर होगा देहरादून के अंदर जो है ONGC का हेडक्वार्टर है ना। यहाँ हमने ध्यान रखना, बड़ा बेसिक सा अच्छा क्वेश्चन है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है?
देखो ये परियोजना भी आपको पढ़नी पड़ेगी, नदी तंत्र भी पढ़ना पड़ेगा हमें एसएसटी के पेपर के लिए। तो यहाँ पूछा हुआ है काकरापार सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? क्या वो महानदी पर है, क्या तुंगभद्रा पर है, क्या दामोदर नदी पर है, क्या ताप्ती नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और निकल के सीधा गुजरात में जाती है और गुजरात से होती हुई सीधा एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये गुजरात के अंदर ही ना काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है जो रेगिस्तान में बहती है? तो क्या वो लूनी नदी है, क्या नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी है और ब्यास नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर जो है, क्योंकि लूनी नदी जो है वो राजस्थान से होती हुई ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में चली जाती है और वहाँ जाके विलुप्त हो जाती है। तो एक राजस्थान के रेगिस्तान की नदी कौन सी है इंडिया की? वो है लूनी नदी, इन नदियों के अंदर से। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, तारे का रंग जो होता है ना वो क्या करता है? तारे का रंग इसका किसका संकेत होता है? क्या वो उसकी पृथ्वी से दूरी का, क्या सूर्य से दूरी का, या तापमान का, या फिर ल्यूमिनोसिस का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि तारे का रंग उसकी आयु का भी सूचक होता है और उसके तापमान का भी सूचक होता है। जितना तारा जैसे चमकता है, जितना तेज चमकेगा जो तारा, तो उसके अंदर उसका ताप उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा ताप होगा, जितना ज़्यादा सूर्य चमक रहा होगा, उसकी आयु उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसका ईंधन ज़्यादा जल रहा है, और जितना ईंधन ज़्यादा जलेगा उसकी आयु उतनी ही कम हो जाएगी और चमकेगा वो ज़्यादा। ठीक है, तो तारे का जो रंग होता है वो उसकी चमक का समानुपाती होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें, गदर पार्टी, इतिहास का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60वें नंबर का, कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, क्या वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, क्या विपिन चंद्र पाल के द्वारा, क्या वो लाला हरदयाल के द्वारा? 1913 में ना 1913 में है ये स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर पड़ेगा? यूएसए के अंदर। तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, और किसने करी थी? लाला हरदयाल इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 60 क्वेश्चन फॉर एसएसटी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको हमारा दी हुई जो नॉलेज है अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। एंड थैंक यू सो मच।